जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम सब ट्राइएंगल त्रिभुज के बारे में देखिए पढ़ रही हैं। त्रिभुज में आप लोगों को सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में हम बता दिए हैं अच्छी तरीके से। अब इसके बाद त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है या दो त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है, इनके बारे में सीखेंगे। आप सर्वांग सम में सीखे थे कि आपको रूप भी एक जैसे होने चाहिए और माप भी आपकी बराबर होनी चाहिए, तभी आप जानते हैं कि सर्वांग सम होते हैं। इनके बारे में सीखे थे। सर्वांग सम आकृति में आपको बताया गया कि जितनी भी आपकी आकृतियां होती है, अगर उनके रूप एक जैसे रहें और उनकी माप भी अगर बराबर रहे तो आप जानते हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियां बनते जाएंगे, सभी आपकी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं। अब अगर आपको त्रिभुज की बात करें, दो अगर आपको सर्वांगसम त्रिभुज अगर दिया गया है तो दो सर्वांगसम त्रिभुज अगर आपको दिया गया है तो उनमें देखेंगे कि आपको दोनों का रूप एक जैसा होगा और दोनों की माप बराबर होगी। मतलब बिल्कुल आपको दिखने में भी एक जैसे लगेंगे और बराबर आपके साइज के होंगे, बराबर माप के होंगे। ये सर्वांगसम की देखिए विशेषता होती है। इनके बारे में हम पीछे के लेक्चर में आपको समझा चुके हैं। अब इसके बाद आप नियम पढ़ेंगे कि त्रिभुजों की सर्वांग समता या दो त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो सर्वांग समता क्या होता है? सर्वांगसम होने के गुण को सर्वांग समता कहते हैं कि जो आपके दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उन्हीं के गुण को हम क्या कहते हैं? सर्वांग समता कहते हैं। तो आप सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है? इसकी देखिए परिभाषा दी जाती है कि दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के गुण को त्रिभुजों की सर्वांग समता कहते हैं। या देखिए दूसरी आपकी परिभाषा होती है, सर्वांगसम होने के गुण को सर्वांग समता कहा जाता है। अगर आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, उनके सर्वांगसम होने के जो गुण होते हैं, उनके सर्वांगसम होने के जो लक्षण होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? त्रिभुजों की सर्वांग समता कहते हैं। इसका मतलब अगर दो त्रिभुज आपको दिया गया है तो उनके सर्वांगसम होने के कुछ नियम होते हैं, उनके सर्वांगसम होने के कुछ प्रतिबंध होते हैं। उन्हीं नियमों या प्रतिबंधों को हम क्या कहते हैं? कि त्रिभुजों की सर्वांग समता कहते हैं। तो दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के गुण को त्रिभुजों की सर्वांग समता कहते हैं। तो यह परिभाषा रही, इनको सीखे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए यहां पर आपको जो दिया गया है ये आपको हम बताते कि बेहद इंपॉर्टेंट आपका है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बताते कि क्लास 10 का आप ट्राइएंगल त्रिभुज लगाएंगे, उसमें भी आपका सवाल इस नियम से बहुत ज्यादा आपका लगेगा। इसके बाद आपको देखिए कि जो आपका 9th का त्रिभुज आपको दिया है उसमें भी यह नियम आपका यूज होगा। यह नियम इतना इंपॉर्टेंट है, आपको हम बता दें कि इससे आपके 9th के भी त्रिभुज के सवाल लगेंगे और 10th के भी जानते हैं कि त्रिभुज के सवाल लगेंगे, क्योंकि जानते हैं कि ट्राइएंगल जो त्रिभुज आपको दिया है यह क्लास 9th और क्लास 10th दोनों में दिया है। और यह इतना नियम आपका देखिए महत्वपूर्ण होता है कि आपको हम बता दें कि जो वनडे एग्जाम आपके होते हैं, एसएससी के जो एग्जाम होते हैं, उनमें भी जानते हैं कि कुछ सवाल आपको ऐसे दिए जाते हैं कि जो त्रिभुजों की सर्वांग समता से या समरूपता से लगते हैं। यह नियम आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। यह एकेडमिक लेवल पर तो इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका कंपटीशन लेवल पर भी इंपॉर्टेंट है। तो इस नियम को आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है ट्राइएंगल त्रिभुज में सवालों को लगाने के लिए। तो आप इसे एकदम याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो पहले आप बढ़िया से समझेंगे, इसके बाद आप इसे याद कर लेंगे। तो यहां पर देखिए नियम क्या दिया गया, आपको ध्यान से आप सीखेंगे। दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने का प्रतिबंध अथवा दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने का नियम अथवा
दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने की शर्तें अथवा दो त्रिभुजों के सर्वांग समता के लिए कसौटियां। यहाँ पर देखिए आपको 4 नियम दिए गए हैं। इन नियमों को आप ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट नियम है। तो इनको देखिए किसी नाम से आपका पूछे तो यह देखिए आपके 1 2 3 4 हेडिंग आपको दी गई है। चारों का मतलब एक ही है। इसमें से कोई भी अगर आपका नियम पूछ दे तो आप सबको एक ही जैसे लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यह जो आपके 4 नियम है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। इससे बहुत ज्यादा आपका सवाल लगेगा। इस नियम पर बहुत ज्यादा आपके सवाल आते हैं, सिद्ध करने वाले भी लगाने वाले भी। तो चलते हैं आगे, हम बात करते हैं। इस नियम को आप लोग समझ लीजिए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। इस नियम को आप समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। अगर इसे आप याद कर लेंगे तो आप जान लीजिए सवाल बहुत अच्छी तरीके से लगा लेंगे, आपको सवाल में दिक्कत नहीं होगी। इस नियम के बारे में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप अच्छी तरीके से इसको समझेंगे, इसके बाद इसे आप याद कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह नियम जान लीजिए है, रामबाण आपके लिए है। सवाल लगाने में आपको इतनी मदद करेगा, बताते रहे हैं कि बहुत ज्यादा इससे आपको सहायता मिलेगी सवाल लगाने में। चलते देखिए, तो दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के कुल 5 नियम होते हैं। तो दो त्रिभुजों को अगर आपको देखिए सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कह रहा है, या दो त्रिभुजों में सर्वांग समता से संबंधित आपको सवाल दिया गया है, तो उसको आप 5 नियम के द्वारा लगा सकते हैं। या आपको दो त्रिभुज आपको सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए दे रहा है, तो उसको आप 5 नियमों में से कोई एक नियम लगा के सेट कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। यह जानते हैं कि सवाल पर डिपेंड करेगा कि उसमें कौन सा नियम लगेगा। तो दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के कुल कितने नियम होते हैं? 5 नियम होते हैं। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके नियम है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। नंबर 1 देखिए नियम आपका है कि भुजा 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 सर्वांग समता का नियम। इसे देखिए अंग्रेजी में कहते हैं साइड 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 कांग्रेंट रूल कहा जाता है, या यस 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 कांग्रेंट रूल कहते हैं। तो भुजा 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 सर्वांग समता का नियम नंबर 1 होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यस 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 कांग्रेंट रूल कहते हैं, या साइड 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 कांग्रेंट रूल कहते हैं। यह पहला नियम आपका होता है दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने का। दूसरा देखिए आपका जो नियम होता है, वह नियम देखिए आपका होता है कोण 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 सर्वांग समता का नियम। इसे देखिए हम कहते हैं एंगल 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 कांग्रेंट रूल, या ए कांग्रेंट रूल। ए फॉर यहाँ पर एंगल मींस कोण होता है। यह दूसरा नियम आपका रहा। तीसरा नियम आपका होता है कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम होता है। इसे देखिए शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे यस ए यस कांग्रेंट रूल, फुल फॉर्म में कहेंगे साइड एंगल साइड कांग्रेंट रूल आपका होता है। यह 3 नियम हो गए। इसके बाद देखिए यह जो आपका चौथा नियम होता है कोण भुजा कोण सर्वांग समता का नियम होता है। इसे देखिए शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ए यस ए कांग्रेंट रूल कहेंगे, या एंगल साइड एंगल कांग्रेंट रूल कहेंगे। इसके बाद देखिए जो 5वां नियम आपका होता है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का नियम होता है। समकोण को देखिए अंग्रेजी में कहते हैं राइट, समकोण को अंग्रेजी में देखिए कहते हैं राइट। तो समकोण की अंग्रेजी देखिए क्या हो गई आपकी? राइट हो गई। और यच का मतलब जानते हैं कि आपका होता है हाइपोटेनस, और इसके मतलब यस का मतलब क्या होता है? साइड होता है। तो यहां पर देखिए दिया कि समकोण, तो समकोण को अंग्रेजी में कहते हैं राइट। राइट मींस होता है समकोण, राइट। इसके बाद कर्ण को देखिए क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस कहते हैं, यच। और भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? साइड कहते हैं, यस। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता के नियम को क्या कहते हैं? RHS कांग्रेंट रूल। फुल फॉर्म इसका होगा राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कांग्रेंट रूल आपका होगा कि राइट एंगल
हाइपोटेन्यूज साइड कांग्रेंट रूल आपका होता है। इसे हम कहते हैं कि समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का नियम। तो समकोण की अंग्रेजी आपकी देखी हो जाएगी राइट, कर्ण की अंग्रेजी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज और भुजा की अंग्रेजी हो जाएगी साइड। तो आरएचएस आपका बन जाता है। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का नियम जो होता है इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आरएचएस कांग्रेंट रूल कहा जाता है, या राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कांग्रेंट रूल कहते हैं। यह देखिए आपका नियम होता है, इसको आप सीखिए अच्छी तरीके से। तो यह जानते हैं कि जो पांचवा नियम आपका होता है, यह पांचवा नियम आपका समकोण त्रिभुज में लगता है। तो पांचवा नियम, अगर दो आपको समकोण त्रिभुज आपको दिए गए हैं तो उनमें आप पांचवें नियम का इस्तेमाल करेंगे। यह है आपके 5 नियम रहे दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए, या दो त्रिभुज अगर आपको सर्वांगसम दिए गए हैं उनमें कोई भी आपको मान निकालना है तो इन्हीं 5 नियमों का आप प्रयोग करके निकालेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको बता रहे हैं दोस्तों यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है त्रिभुज में। इससे देखेंगे आपका फटाफट चीजें सिद्ध होंगे और आपका मान भी निकलेगा। इसलिए इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए एक एक नियम के बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब चलते हैं एक एक नियम का हम विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं, आपको समझाते हैं, क्योंकि इन्हीं नियमों से आपका देखिए पूरा प्रश्नावली के जो सवाल हैं, पूरा प्रश्नावली में जो सवाल आपको सिद्ध करने के लिए दिए गए हैं ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके लग जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आगे एक एक नियम को आप सीखेंगे। देखिए जो पहला नियम आपको दिया गया है ध्यान से आप सीखेंगे और इसमें आपको कोई दिक्कत होगी कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। देखिए पहला नियम है कि भुजा 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 सर्वांग समता का नियम, इंग्लिश में कहते हैं यस 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 कांग्रेंट रूल कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम होता है यह हमेशा दो त्रिभुजों में लगता है। तो सबसे पहले अपने से आप दो त्रिभुज बना देंगे और सवाल अगर रहेगा तो सवाल में दो त्रिभुज आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज हम ABC बना लिए हैं और एक त्रिभुज आपका PQR बना लिए, क्योंकि त्रिभुजों की जो सर्वांग समता होती है यह दो त्रिभुजों में लागू होती है, दो त्रिभुजों में आपकी लगती है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज आपको हम बना दिए, अगर सवाल इस पे पूछेगा उसमें दो त्रिभुज आपको दिया रहेगा तो उससे आप देखिए हल करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज हम बना लिए कि नियम देखिए क्या होता है कि आपका भुजा 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 सर्वांग समता का नियम क्या होता है इसको सीखेंगे। जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जब देखिए एक त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के बराबर होती हैं, क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के बराबर होती हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तब दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम होंगे, इसे भुजा 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 सर्वांग समता का नियम कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि भुजा 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 सर्वांग समता का नियम लिखिए या भुजा 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 सर्वांग समता का नियम बताइए, तो आप बताएंगे जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के बराबर होती हैं तो दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम होते हैं, इसे हम भुजा 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 सर्वांग समता का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज आपका ABC दिया है और यहाँ पर एक त्रिभुज आपका देखिए PQR दिया है। तो दो त्रिभुज आपको देखिए सवाल में देगा, ये आपको सिद्ध करने के लिए कहेगा तो उसमें भी दो त्रिभुज आपको देगा, और अपने से अगर आपको देखिए कुछ करना हो तो दो त्रिभुज मारेंगे, क्योंकि सर्वांग समता का जो नियम होता है, दो त्रिभुजों के सर्वांग समता का जो नियम होता है यह हमेशा दो त्रिभुज में आपका लगेगा। तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज हम बना दिए, यह एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज आपका PQR।
तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज देखिए PQR में, ध्यान से देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इसमें देखिए यदि AB के संगत आप जानते हैं कि इसमें PQ है, यह देखिए सिंगल लाइन से आपका बना है, तो यहाँ पर देखिए यह AB के संगत आपका क्या है, PQ है। यदि AB बराबर आपका PQ रहे और देखिए यह जो BC आपकी डबल लाइन है, इसमें देखिए QR डबल लाइन के बराबर है, और BC बराबर आपका देखिए क्या हो जाए, BC बराबर आपका हो जाए QR। और इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए यह AC दिया है, यहाँ पर यह PR दिया है, यह देखिए ट्रिपल लाइन आपको दिया कि यह बराबर आपका दिया है AC बराबर PR है, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR होगा। इस नियम को आप याद रखेंगे। कभी कभी आपको एक नंबर का नियम ही लिखने के लिए दे देगा, 9th में जैसे दे देता है कि आपसे नियम ही सीधे पूछ देगा लिखने के लिए, तो इतना आप लिख देंगे, 2 नंबर का या 1 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, तैयार हो जाएगा। लिखने से इतना नियम आप लिख देंगे, पा जाएंगे। लेकिन 10th में आपको इन नियमों का प्रयोग करके सवाल को लगाना है या सवाल को सिद्ध करना है, तो आप इस नियम को याद रखेंगे, आपको इस पर सवाल मिलेंगे, सिद्ध करने वाले, लगाने वाले। तो चलते हैं इस नियम को एक बार फिर से हम समझा देते हैं, क्या नियम पढ़े हैं। नंबर 1 देखिए नियम है कि भुजा 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 सर्वांग समता का नियम, यस कांग्रेंट रूल आपका है। जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के बराबर होती हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे भुजा 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 सर्वांग समता का नियम कहते हैं। जैसे आपका देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में यदि AB बराबर PQ हो जाए, यदि AB बराबर आपका देखिए PQ हो जाए, BC बराबर आपका देखिए QR हो जाए, AC बराबर PR हो जाए और AC बराबर आपका PR हो जाए, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR होगा। तो जो त्रिभुज आपका देखिए ABC दिया है, यह सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, PQR के, यह दोनों आपके देखिए सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम हो जाएंगे तो सर्वांगसम का मतलब ये हो गया कि अब इसका एक एक भाग इसके एक एक भाग के बराबर होगा, इसका यह वाला कोण इस कोण के भी बराबर हो जाएगा, इसका यह वाला कोण इस कोण के भी बराबर हो जाएगा, इसका यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अगर देखिए आपको 2 त्रिभुजों की तीनों भुजाएं दी गई हैं, उनसे आप इन दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांगसम सिद्ध कर लेंगे, तो भुजा के आधार पर जब इसे सर्वांगसम आप सिद्ध कर लेंगे, तो अब इनका कोण भी आप निकाल लेंगे, अब इनकी भुजा भी निकाल लेंगे, इनकी माध्यिका भी निकाल लेंगे, इनकी ऊंचाई भी निकाल लेंगे, इनके शीर्षलंब भी निकाल लेंगे। तो सर्वांगसम सिद्ध करने से यही फायदा होता है, क्योंकि सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग बराबर। तो अगर यह दोनों त्रिभुज आपके बराबर हो गए, देखिए मतलब अगर यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो गए, तो इसका एक एक भाग, इसका एक एक अंग है, इसके बराबर होगा। तो अगर इसमें यह कोण दिया रहेगा, इस कोण के बराबर होगा, अगर इसमें यह कोण देगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा, अगर इसमें यह कोण दिया है तो इस कोण के बराबर हो जाएगा। मतलब केवल आपको भुजा देने से आप दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर लेंगे, तो सर्वांगसम होने के बाद आप सब कुछ निकाल सकते हैं, चाहे ऊंचाई निकालिए, चाहे माध्यिका निकालिए, चाहे शीर्षलंब की लंबाई निकालिए, चाहे कोई कोण निकालिए, तो सर्वांगसम सिद्ध करने से यही आपका फायदा होता है। अगर यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाएंगे तो सब चीजें आपके बराबर होंगे, तो कोई भी चीज आप निकाल सकते हैं। तो आप पहला नियम देखिए पढ़े हैं, भुजा 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 सर्वांग समता का नियम। यह क्या है कि जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो जाए, मतलब इस भुजा के संगत यह भुजा,
इस भुजा के संगत यह भुजा, इस भुजा के संगत यह भुजा है। अगर आपकी तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगे तब यह दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। इसी को हम भुजा 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 सर्वांग समता का नियम कहते हैं। और यह नियम देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस नियम से आपके सवाल आएंगे, सवाल दिए जाएंगे बोर्ड पेपर में। तो क्लास 10th में भी सवाल आपके बनते हैं सर्वांग सम से, त्रिभुज में आपको दिए गए हैं, इसलिए इसको आप बढ़िया से तैयार करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर ले। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड रूल पर। अब इसके बाद देखिए अगले रूल पर चलेंगे। अगला रूल क्या है देखेंगे। देखिए इसके बाद दूसरा नियम आपको दिया गया है सर्वांग समता का। इस दूसरे नियम को सीखेंगे अच्छी तरीके से। दूसरा नियम देखिए आपको दिया गया है क्या, कोण 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 सर्वांग समता का नियम। कोण 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 सर्वांग समता का नियम, ए कांग्रेंट रूल। चलिए देखिए इसे, यह नियम क्या होता है ध्यान से देखेंगे कि जब एक त्रिभुज के तीनों कोण, जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे कोण 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 सर्वांग समता का नियम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज हम ABC बना लिए, यहाँ पर एक त्रिभुज हम PQR बना लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दो त्रिभुज दिया गया है। तो जब दो त्रिभुजों में अगर देखिए आपका कोई इसमें का कोण लेंगे, उसके संगत इसमें का कोण लेंगे, इसमें का देखिए कोई कोण लेंगे, उसके संगत इसमें का कोण लेंगे, और इसमें कोई कोण लेंगे तो उसके संगत इसमें का कोण लेंगे। अगर देखिए एक त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं अगर दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो जाए तब भी जानते कि यह त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कोण ए के संगत आपका कौन सा कोण है, कोण P है। अगर कोण A बराबर कोण P हो जाए और कोण B बराबर आपका कोण Q हो जाए और कोण C बराबर आपका कोण R हो जाए। यहाँ पर लिखे देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में यदि कोण A बराबर कोण P, यदि देखिए कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, जो कोण C है यह बराबर किसके है, कोण R के है, तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR होगा। तब यह दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यह आप दूसरा नियम सीखे। क्या नियम है फिर से एक बार बता देते हैं कि अगर आपको दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, यदि दोनों त्रिभुजों में किसी एक त्रिभुज का अगर तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के अगर बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होते हैं। इसे कोण 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 सर्वांग समता का नियम कहते हैं। तो अगर देखिए आपको त्रिभुज के तीनों कोण दिए गए हैं, तीनों कोण के आधार पर इन्हें सर्वांग सम सिद्ध कर लेंगे। तो जैसे ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग बराबर। तो इस त्रिभुज का एक एक भाग, इस त्रिभुज का एक एक अंग है, इस त्रिभुज के एक एक भाग या अंग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब इसका सभी भाग इसके सभी भाग के बराबर हो जाएगा तो आप कोण के आधार पर देखिए इन्हें सर्वांग सम सिद्ध कर लेंगे। तो सर्वांग सम होने के बाद भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं, माध्यिका भी ज्ञात कर सकते हैं, ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं, शीर्षलंब की लंबाई भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी यहाँ तक निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इन दोनों का मान आप आसानी से निकाल लेंगे। तो सर्वांग सम सिद्ध करने से यही फायदा होता है कि जब दो त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो जाएंगे तो सर्वांग सम आप कोण के आधार पर कर देंगे। तो सर्वांग सम होने से यह दोनों त्रिभुज
आपके बराबर हो जाएंगे। बराबर होने का मतलब रूप भी बराबर होंगे, माप भी बराबर होंगे। फिर इस एक त्रिभुज का जो जो चीजें आप निकालेंगे वह इसके बराबर होगा। तो इन दोनों में आपको रिलेट करके कोई भी मान पूछेगा आप निकाल सकते हैं। सर्वांग सम सिद्ध करने से यही बहुत बड़ा फायदा होता है। और यह जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके नियम है ट्राइंगल में, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट नियम है। बेटा इसके बाद चलते हैं अगले नियम पर। अगला नियम देखेंगे क्या दिया है। अगला नियम देखिए, तीसरा आपको नियम दिया गया है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम अंग्रेजी में इसे कहा जाता है यस कांग्रेंट रूल कहते हैं। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम अंग्रेजी में इसे कहा जाएगा यस कांग्रेंट रूल हम कहते हैं। यह भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको सीखेंगे। यह क्या होता है ध्यान से देखेंगे। जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं, यहां पर देखिए एक त्रिभुज आपका यह दिया गया है और दूसरा त्रिभुज आपका यह दिया गया है। तो जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं, इस त्रिभुज की देखिए एक भुजा AB और यह देखिए दूसरी भुजा आपकी AC और उनके बीच का कोण, तो जब देखिए एक त्रिभुज की दो भुजाएं, दो भुजा में AB और AC को लिया गया, इनके बीच का कोण आपका देखिए BAC को लिया गया। दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर होते हैं। मतलब इसमें भी आपको दो भुजा लेना है और इनके बीच का देखिए कोण आपको लेना है। तो जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं, उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के अगर बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम कहते हैं। जब देखिए आपका एक त्रिभुज दिया रहे, इस त्रिभुज में देखिए एक भुजा आपको देखिए यह दी गई है और दूसरी भुजा आपको देखिए यह दी गई है। जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, तो जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजाओं, दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर होते हैं तो यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम कहते हैं। ध्यान आपको यह देना है कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के नियम में जो आप दो भुजा लेंगे उनके बीच का ही कोण लेना है। यहाँ पर अगर दो भुजा ली गई है तो इनके बीच का कोण लिए हैं। यहाँ पर देखिए दो भुजा ली गई है तो इनके बीच का कोण लेंगे। अगर आप यह दो भुजा लेंगे यह कोण आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर यह दोनों भुजा लेंगे यह कोण आपका हो जाएगा। अगर इन दोनों भुजा को लेंगे तो यह कोण आपको लेना पड़ेगा। इन दोनों भुजा को लेंगे तो यह कोण आपको लेना पड़ेगा। तो दो भुजाओं के बीच का जो कोण बनेगा उसी कोण को आपको लेना पड़ेगा। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे। तो नियम क्या सीखे आप कि जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपके क्या होते हैं सर्वांगसम होते हैं। इसे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से देखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में यदि AB बराबर PQ, यदि AB बराबर
पी क्यू, कोण ए बराबर कोण पी, और देखिए कोण ए बराबर कोण पी, और AC बराबर पी आर, और जो AC बराबर क्या दिया गया पी आर है, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR होगा। कि अगर दो त्रिभुजों में दो भुजाएं आपकी बराबर दी रहे और उनके बीच के कोण आपको बराबर दिए रहे, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसे भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता का नियम कहते हैं। तो जब दो त्रिभुजों में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर होते हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अगर देखिए यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाएंगे, तो सर्वांगसम होने का मतलब हो गया कि सर्वांगसम का मतलब होता सभी अंग बराबर सभी भाग बराबर। तो इस त्रिभुज का एक एक भाग इस त्रिभुज के एक एक भाग के बराबर है। तो जब बराबर होगा तो कुछ भी आप निकाल सकते हैं, यही आपका देखिए बहुत बड़ा फायदा होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट देखिए यह सब नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रूल्स हैं। इसके बाद देखिए चलते हैं अगले रूल पर। इसके बाद देखिए नियम 4 आपको दिया है। नियम 4 आपका क्या है, रूल 4 क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। कोण भुजा कोण सर्वांगसमता का नियम। कोण भुजा कोण सर्वांगसमता का नियम अंग्रेजी में से कहते हैं ASA कांग्रेंट रूल, एंगल साइड एंगल कांग्रेंट रूल कहा जाता है। यह क्या होता है देखिए, इसको आप ध्यान से समझेंगे। जब एक त्रिभुज के दो कोण और बीच की एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर होते हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे कोण भुजा कोण सर्वांगसमता का नियम कहते हैं। ध्यान से एक बार फिर से सीखेंगे। इंपॉर्टेंट आपका रूल है कि जब एक त्रिभुज के दो कोण, देखिए जब एक त्रिभुज के दो कोण, इसमें देखिए इस कोण को लिए हैं, इस कोण को लिए, जब एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की एक भुजा, और इन कोणों के देखिए बीच की एक भुजा दिए, इन कोणों के बीच की देखिए यह भुजा आपकी हो गई है, इन कोणों के बीच की भुजा हो गई है। के मतलब है कि भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत, जो दूसरा त्रिभुज आपका होगा इसके संगत आपको लेना पड़ेगा दो कोण। तो इस कोण के संगत यह कोण, इस कोण के संगत यह कोण, तो दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर होते हैं। तो इनके बीच की देखिए, इन कोणों के बीच की भुजा आप लेंगे तो यह देखिए बीच की भुजा हो जाएगी। अगर यह देखिए आपके बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तब यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। इसे कोण भुजा कोण सर्वांगसमता का नियम कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, कोण भुजा कोण सर्वांगसमता का नियम कहेंगे। इसको व्यवहारिक रूप में सीखेंगे कि जब एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उनके बीच की एक भुजा के बराबर होते हैं, तो यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम होते हैं। इसे कोण भुजा कोण सर्वांगसमता का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज लिए हैं, एक त्रिभुज आपका ABC है, तो त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज आपको देखिए PQR दिया गया है, तो त्रिभुज PQR में
तो यहाँ पर यदि देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाए, अगर देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाए, और देखिए कोण सी बराबर कोण आर हो जाए, कोण सी बराबर कोण आर हो जाए, मतलब दो कोण आपके बराबर हो जाए और उनके बीच की भुजा, तो इसमें देखिए BC है बीच की भुजा, इसमें देखिए QR है भुजा, तो BC बराबर अगर QR हो जाए, मतलब जब एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उनके बीच की एक भुजा के बराबर होते हैं, तो दोनों त्रिभुज आपके क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR होगा। तो यह भी इंपॉर्टेंट आपका रूल है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका नियम है। अब चलते हैं इसके बाद अगले नियम पर। देखिए यह पांचवा नियम है और आखिरी नियम है। तो दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के 5 नियम होते हैं, यह आखिरी नियम आप सीखेंगे, ध्यान से देखेंगे। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह केवल देखिए आपका समकोण त्रिभुज में आपका लगेगा। जब आपको केवल दो समकोण त्रिभुज आपको दिए रहेंगे तभी इस नियम को आप लगाएंगे, अन्यथा इस नियम को आप नहीं लगाएंगे। तो केवल समकोण त्रिभुज दिए होने पर, जब दो त्रिभुज आपको समकोण दिए गए हैं तब इस नियम का प्रयोग करेंगे। अगर दो त्रिभुज आपको समकोण नहीं दिए गए हैं, इस नियम का प्रयोग नहीं करेंगे। यह जो आपका पांचवा नियम आखिरी नियम है, यह केवल दो समकोण त्रिभुजों में लागू होता है, अन्य किसी भी त्रिभुज में नहीं लागू होता है। तो इसका नाम भी देखिए है कि समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का नियम, RHS कांग्रेंट रूल इसे कहा जाता है। तो इसको आप सीखे। तो RHS का मतलब अभी हम आपको बता दिए हैं। यहाँ पर R का मतलब देखिए आपका राइट एंगल होता है, राइट एंगल माने समकोण आपका होता है। H का मतलब हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस मीन्स आपका देखिए कर्ण होता है। और S फॉर आप जानते हैं कि साइड होता है, यस फॉर क्या होता है, साइड होता है। तो यहाँ पर समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का नियम, तो इसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कहा जाता है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कांग्रेंट रूल इसे कहते हैं। यह केवल देखिए समकोण त्रिभुज में आपका लागू होता है। तो चलते हैं इसे देखिए आपको बताते हैं कि जब किन्हीं दो समकोण त्रिभुजों में यदि एक समकोण त्रिभुज की कर्ण और कोई एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के संगत कर्ण और एक भुजा के बराबर होती है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता का नियम कहते हैं। इस नियम को याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट नियम है। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, जब किन्हीं दो समकोण त्रिभुजों में, मतलब जब आपके दो समकोण त्रिभुज होंगे, यदि एक समकोण त्रिभुज की कर्ण और कोई एक भुजा पहले वाले समकोण त्रिभुज की कर्ण और कोई एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के संगत, दूसरे समकोण त्रिभुज के संगत कर्ण और एक भुजा के बराबर होती है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि अगर देखिए आपको दो समकोण त्रिभुज दिए गए हैं, अगर एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और कोई एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और कोई एक भुजा मतलब संगत आपकी होनी चाहिए कि बराबर होंगे, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसे समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता का नियम कहते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले ले, इसे फिर हम फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे। चलो
तो इस नियम को देखिए अब चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से हम इसे समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए दो आपका समकोण त्रिभुज आपका दिया है। एक समकोण त्रिभुज देखिए आपको ABC दिया गया है और दूसरा समकोण त्रिभुज देखिए आपका PQR दिया गया है। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये आपका कर्ण हो जाएगा। इसमें भी आपका देखिए 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, आपका कर्ण हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण हो जाएगी। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अब बाकी देखिए कोई एक भुजा आप ले सकते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज PQR में, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज आपको ABC दिया है और समकोण त्रिभुज PQR दिया है। तो आपको नियम बताएं कि जब दो समकोण त्रिभुज आपको दिए रहें, यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण और कोई एक भुजा, इसमें देखिए पहले वाले समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, इसमें कर्ण क्या है, AC है। और दूसरे वाले समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो इसमें कर्ण क्या है, PR है। तो जब दो समकोण त्रिभुजों में एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो जाए और इसमें कोई एक भुजा लीजिए, हम इस भुजा को देखिए BC को लिए, तो BC के संगत यहाँ पर क्या है, QR है। तो BC बराबर आपका देखिए QR अगर है तो समकोण त्रिभुज ABC सर्वांगसम समकोण त्रिभुज आपका PQR होगा। मतलब तब यह दोनों समकोण त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो मतलब इसमें आपको देखिए कर्ण को लेना है और एक भुजा को आपको लेना है। तो नियम क्या निकल के आया कि जब एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कर्ण और कोई एक भुजा के बराबर होती हैं तो यह दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यही नियम पढ़ें कि समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज PQR में यदि AC बराबर PR माने कर्ण बराबर एक कर्ण हो जाएगा, BC बराबर QR संगत भुजा के बराबर है तो समकोण त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज आपका हो जाएगा PQR होगा। मतलब तब यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। लेकिन यह नियम आप जानते हैं कि पांचवा जो आपका नियम है समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता का नियम, यह केवल दो समकोण त्रिभुजों में लगेगा। अगर आपको दो समकोण त्रिभुज आपको दिया है तब इस नियम को लगाएंगे, अन्यथा इस नियम को आप नहीं लगाएंगे। और इसमें क्या होना चाहिए, देखिए इसमें आपका कर्ण कर्ण के बराबर होना चाहिए, कोई एक भुजा दूसरी भुजा की संगत आपके बराबर होनी चाहिए। अगर आपको दो समकोण त्रिभुज में कर्ण कर्ण के बराबर है, कोई एक भुजा दूसरी संगत भुजा की आपको बराबर दी गई है, तो यह दोनों आपके सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। और देखिए सर्वांगसम सिद्ध क्यों किया जाता है, क्योंकि जानते हैं कि जब सर्वांगसम आप सिद्ध कर लेंगे तो सर्वांगसम सिद्ध करने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों त्रिभुजों के एक एक अंग एक एक भाग बराबर हो गए। तो इसका सब कुछ देखिए इसके सब कुछ के बराबर हो गया। तो जैसे ही आप सर्वांगसम सिद्ध कर लेंगे तो आप इसी के अनुसार या इसी के आधार पर अन्य चीजों को आप निकाल सकते हैं। यही सर्वांगसम सिद्ध करने का बहुत बड़ा फायदा होता है, या सर्वांगसम होने का बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर यह दोनों त्रिभुज आपके देखिए सर्वांगसम हो गए, अब इनमें जानते कि आप भुजा कर्ण के आधार पर आप इन्हें सर्वांगसम सिद्ध कर लिए। अब इनमें आपको कुछ भी निकालना रहे, चाहे माध्यिका निकालना रहे, चाहे ऊंचाई निकालना रहे, चाहे शीर्षलंब की लंबाई निकालना रहे, चाहे कोई कोण ही निकालना रहे, चाहे कोई भुजा ही निकालना रहे, सब जानते हैं कि एक का मान दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो जब दो त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाते हैं तो सर्वांगसम होने का मतलब होता है कि इसका एक एक भाग इसके एक एक भाग के बराबर है, इसका एक एक अंग है इसके एक एक अंग के बराबर है, मतलब इसका सभी भाग इसके सभी भाग के बराबर है, इसका सभी अंग है इसके सभी अंग के क्या है, बराबर है। तो यह देखिए सर्वांगसम का
गुण या विशेषता रहे। तो यहाँ पर यह पांचवा नियम आप सीखे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। यही आपके देखिए कुल 5 नियम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। इन्हीं 5 नियमों की सहायता से आप 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे या 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम से सवाल अगर आपको दिया रहेगा उनको भी हल कर लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यह रूल होते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। इसके बाद अगर देखिए हम आगे बात करें तो आगे देखिए एक रूल आपका होता है सीपीसीटी रूल। ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रूल होता है। ये भी देखिए अक्सर इस पे भी क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं। सीपीसीटी रूल आपका क्या होता है इसको जानेंगे। तो सीपीसीटी रूल के बारे में जानेंगे। सीपीसीटी रूल क्या होता है इसको सीखेंगे। देखिए सी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग और करस्पॉन्डिंग की हिंदी क्या होती है संगत। पी का मतलब होता है देखिए पार्ट्स ऑफ और पार्ट्स ऑफ का मतलब क्या होता है भाग। सी का मतलब देखिए होता है कांग्रेंट, कांग्रेंट का मतलब क्या होता है सर्वांग सम। टी का मतलब होता है देखिए ट्राइएंगल्स, ट्राइएंगल्स का मतलब क्या होता है त्रिभुज। तो हो जाएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रेंट ट्राइएंगल। सीपीसीटी रूल का मतलब क्या हो गया कि फुल फॉर्म इसका हो जाएगा सीपीसीटी रूल का करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रेंट ट्राइएंगल। इसका मतलब होगा कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। यह फुल फॉर्म आपका रहा सीपीसीटी रूल। यह भी देखिए बार बार पूछा जाता है 9th में, और इस नियम से आपका देखिए 10th के त्रिभुज में सवाल दिए गए हैं। इस नियम को अच्छी तरीके से आप सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपका है सीपीसीटी रूल। तो सी फॉर करस्पॉन्डिंग संगत, पी फॉर पार्ट्स ऑफ भाग और सी फॉर कांग्रेंट सर्वांगसम, टी फॉर ट्राइएंगल त्रिभुज। यह आपका देखिए सीपीसीटी का फुल फॉर्म रहा और इनकी मीनिंग रहे। अब आगे देखिए इसमें हम बात करते हैं। देखिए सीपीसीटी रूल का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रेंट ट्राइएंगल, जिसका देखिए जिसका हिंदी में अर्थ होता है, जिसका देखिए हिंदी में अर्थ होता है, हिंदी में क्या अर्थ होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अगर देखिए आपको सर्वांगसम त्रिभुज आपको दिए गए हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। इनको हम आपको बता दिए हैं कि सीपीसीटी रूल का मतलब होता है हिंदी में कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं बराबर होते हैं। यह नियम सीखे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। यह किसका मतलब होता है सीपीसीटी का मतलब होता है। आता है दो सर्वांगसम, देखिए परिभाषा निकल रही है। अतः दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, इसे सीपीसीटी रूल कहते हैं। तो अगर सीपीसीटी रूल की परिभाषा कोई पूछेगा, सीपीसीटी रूल क्या होता कोई पूछेगा, तो आप कहेंगे दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, इसे सीपीसीटी रूल कहते हैं। तो क्या नियम सीखे कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, इसे सीपीसीटी रूल कहते हैं। यह नियम आपका निकल के आया कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, इसे सीपीसीटी रूल कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट यह भी नियम है। तो आप सीखे क्या कि सीपीसीटी रूल के बारे में सीखे। सीपीसीटी रूल किसे कहते हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं सीपीसीटी रूल कहते हैं। वैसे भी जानते हैं कि अगर आपके दो सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, उनके सभी कोण दूसरे त्रिभुज के संगत सभी कोण के बराबर होंगे, उनकी सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत सभी भुजाओं के बराबर होंगे। मतलब एक त्रिभुज का एक एक भाग दूसरे त्रिभुज के एक एक भाग के बराबर होगा, यह सर्वांगसम का मतलब होता है। अब इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसके बाद देखिए आगे हम आपको बता दें। आगे देखिए इसमें कुछ परिभाषाएं देखी दी गई है सीपीसीटी रूल की, आप इनको तैयार रखेंगे कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं।
आता है दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण एवं संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसी को सीपीसीटी रूल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट है, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। अतः है दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण एवं संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसी को सीपीसीटी रूल कहा जाता है। आगे देखिए, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। अतः दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण एवं संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अगर देखिए, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। अतः दो सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं एवं जो संगत भुजाएं होती हैं यह बराबर होती हैं, इसी को सीपीसीटी रूल कहा जाता है। इस नियम को सीखे। फिर से एक बार देखिए, इस नियम को आप जानिए कि अगर दो त्रिभुज आपके सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। अतः दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण एवं संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सीपीसीटी रूल कहा जाता है। यही सीपीसीटी रूल है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पॉइंट आपका रहा। यह देखिए, जितने भी आपके नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब नियम है। इन नियमों से देखिए आपके सवाल बहुत तेजी से सिद्ध होते हैं और सवाल में देखिए मान भी बहुत तेजी से निकलते हैं। इनको आप याद रखेंगे, इनको आप तैयार रखेंगे, यह सब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से आपको हम समझाएं सीपीसीटी रूल को। अगर देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज आपका देखिए एबीसी दिया है, दूसरा त्रिभुज आपको देखिए पी क्यू आर दिया गया है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका एबीसी है और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। तो त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर में अगर यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम है तो सीपीसीटी रूल से, क्योंकि जानते हैं कि सीपीसीटी रूल किसमें लगता है, दो सर्वांगसम त्रिभुज में लगता है। तो सीपीसीटी रूल आप दो सर्वांगसम त्रिभुज में लगाएंगे तो अगर दो सर्वांगसम त्रिभुज आपको दिए गए हैं तो उनके संगत भाग बराबर होंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सीपीसीटी रूल कहते हैं। तो अगर यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हैं तो सीपीसीटी रूल से क्या लिख सकते हैं, तो इनके सभी भाग बराबर होंगे, मतलब इनके जो संगत कोण है इस कोण के देखिए बराबर आपका यह कोण होगा, कोण ए बराबर कोण बी। कोण बी के संगत कोण क्यू है तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोण क्यू देखिए हो जाएगा। इसके बाद देखिए कोण सी के संगत कौन सा कोण है, आर है, तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। तथा ए बी बराबर पी क्यू, तो जो आपको देखिए ए बी है भुजा, इसके संगत पी क्यू भुजा है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, पी क्यू। और देखिए एक भुजा आपको देखिए BC आपको दिया गया है, BC के संगत क्या हो जाएगा आपका QR, यह बराबर है। इसके बाद एक भुजा आपको AC दिया गया है, इसके संगत कौन सी भुजा आपको दी गई है, PR दी गई है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। मतलब अगर यह दोनों त्रिभुज आपको सर्वांगसम दिए गए हैं तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं तो इनके सभी भाग बराबर होंगे। मतलब इस त्रिभुज का जो तीनों कोण है इस त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर होंगे और इस त्रिभुज की जो तीनों भुजा है इस त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के क्या होंगे, बराबर होंगे। यह नियम आप सीखे, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए नियम है। तो सीपीसीटी रूल से आप एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के बराबर कर सकते हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोण को दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण को बराबर कर सकते हैं सीपीसीटी रूल से, क्योंकि सीपीसीटी रूल कहता है कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। यह सीपीसीटी जो रूल है उस रूल को चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। इसके बाद बात करते हैं आगे देखिए
दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर या समान होते हैं, इसे सीपीसीटी रूल कहते हैं। यह सीपीसीटी रूल की परिभाषा हो गई कि सीपीसीटी रूल किसे कहते हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। मतलब दो सर्वांगसम त्रिभुज आपको दिए गए हैं तो दोनों के जो संगत भाग होते हैं बराबर होते हैं। माने एक त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वह दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सीपीसीटी रूल कहते हैं। तो सीपीसीटी रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको सवाल मिलेंगे, इससे भी आपको सवाल दिए जाएंगे। तो सीपीसीटी रूल को भी आप अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो दोस्तों आज आप लोग इस क्लास में दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने का जो नियम होता है, दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने का जो प्रतिबंध होता है, दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की जो शर्तें होती हैं, दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की जो कसौटियां होती हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से सीखेंगे। आपको दोस्तों बता दें, यह जो लेक्चर आपका रहा यह मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा। इस नियम पर देखिए आपको बहुत ज्यादा सवाल मिलेंगे, बहुत ज्यादा आपको सवाल मिलेंगे। इस नियम को आप अच्छे तरीके से तैयार रखिएगा। आगे आपको सवाल लगाने में चाहे आप त्रिभुज का सवाल लगाइए 9th के क्लास का या 10th के क्लास का, उसमें इन नियमों का देखिए बहुत ज्यादा प्रयोग होगा। त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए भी, मान निकालने के लिए भी इन नियमों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। यह जो नियम आपके रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम रहे, इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। इसमें आप लोगों को देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनको आप बहुत अच्छी तरीके से नोट करके इनको आप तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे। ये आपको भूलना नहीं चाहिए। यह जानते हैं कि 9th और 10th दोनों में आपको काम करेंगे। आगे आपको कंपटीशन एग्जाम में भी यह नियम काम करते हैं। जैसे एसएससी में आपका ट्राई एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें भी यह नियम आपका लगता है। इसलिए इन नियमों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितनी भी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं सब चीजें आपको समझ में आई होंगे। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसका समाधान हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी पर धार लगाते रहिए और 2025 के टॉपर बनिए। यह लक्ष्य आपका जल्द ही पूरा होगा अगर आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें और डेडिकेशन के साथ आप सब चीजें तैयार करते रहें तो निश्चित रूप से आप 2025 के टॉपर होंगे। बेस्ट ऑफ लक।